द डिफरेंस बिटवीन गोल्ड एंड बिटकॉइन। हाँ। मेरा एक क्वेश्चन है सुमित भाई, मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे आपने एक बात बोली थी कि हाँ। एक ग्लोबल इकोनॉमी है इंटरनेट की, उसका एक अपना मतलब वो हवा में एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, उसका कोई लैंड बाउंड्री नहीं है, तो उसके रूल्स अपने हैं, ट्विटर के रूल्स अपने, आप कुछ भी कर लो। हाँ। पर नाउ वर्किंग इन दिस फील्ड इन कंटेंट, आपके लिए अगर सपोज एक्सचेंज है, मेरे लिए वो ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब है ना, मेरे को पता है कि अब लोकल लॉज आर डोमिनेंट ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स। इन प्लेटफॉर्म्स ने बोल लिया कि हमें सरकारों से लड़ाई नहीं करनी, सरकार अगर हमें ऑर्डर देगी ये वीडियो हटा दो, हम चुपचाप हटा देंगे। हमें इस इन कंट्रीज में ऑपरेशनल रहना है, अ कपल ऑफ वीडियोस हियर एंड देयर डोंट मैटर, कपल ऑफ पोस्ट हियर एंड देयर डोंट मैटर, और सिलेक्टिव सेंसरशिप होती है। फॉर इंस्टेंस देयर इज अ सर्टेन ट्वीट दैट द पाकिस्तानी गवर्नमेंट डज नॉट वांट ऑन ट्विटर, वो बोल देगी ट्विटर को, ट्विटर चुपचाप हटा देगा, उससे पंगे नहीं करेगा। सिमिलरली अरेबिया ऐसा रहता है, अरेबिया में जैसे आप क्या नाम है, गल्फ कंट्रीज में आप व्हाट्सएप वगैरह P2P कोई भी कॉलिंग सर्विसेज यूज नहीं कर सकते। माय पॉइंट इज कि देयर आर लोकल लॉज टू दिस ग्लोबल मार्केट प्लेस ऑल्सो। तो डू यू नॉट थिंक दैट, बिकॉज सी मेरे को ऐसा लगता है आप करेंसी सरकार से खींच लोगे ना अगर, तो सरकारें रिएक्ट तो करेंगी, उनका पॉइंट ऑफ कंट्रोल दो ही है, मिलिट्री और इकोनॉमिक्स। आप अगर उनसे इकोनॉमिक्स खींच लोगे और आप बोलोगे हम कोई अल्टरनेट इकोनॉमिक्स चला रहे हैं, इट कंप्लीटली थ्रोज दैट सिस्टम अप इन द एयर, तो वो रेजिस्ट करेंगी। तो आपको नहीं लगता ऐसा कोई इशू? नहीं, तो करेंसी नहीं है ना, आप तो करेंसी की तरह हैं। देखो, मैं तो जो क्रिप्टो करेंसी वर्ड जो बोलते हैं ना बहुत सारे लोग इंडिया में, मैं उस वर्ड को चैलेंज करता हूँ। इट शुड नॉट बी लुक्ड एट एज अ करेंसी। और मैं काफ़ी बार जब भी कहीं मीटिंग्स वगैरह में जाते हैं, गवर्नमेंट वगैरह वो करते हैं, तो करेंसी ना एक मिसनोमर है। क्रिप्टो करेंसी की जगह नहीं देखना चाहिए, क्रिप्टो एक एसेट क्लास की तरह है। क्योंकि करेंसी का क्या होता है, करेंसी की प्रॉपर्टीज होती हैं, वो फ्लैट रहता है। बिटकॉइन तो ऊपर नीचे होता है, राइट, तो वो तो इन्वेस्टमेंट की तरह है। तो गोल्ड इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, गोल्ड इज नॉट अ करेंसी। गोल्ड लीगल टेंडर नहीं है, गोल्ड में आप खरीदते बेचते नहीं हो। हाँ, क्योंकि गोल्ड लीगल टेंडर नहीं है, बट गोल्ड लीगल है। हाँ, लीगल है, लीगल है। तो बिटकॉइन उसकी तरह आप देख सकते हो कि यार जैसे, तो बिटकॉइन भी लीगल टेंडर नहीं है, और बिटकॉइन लीगल टेंडर की जगह काम भी नहीं करेगा इतना अच्छे। बट बिटकॉइन एक मतलब बिटकॉइन आप लीगल है, खरीद बेच सकते हो, इट हैज सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ दैट। तो मैं बोल रहा हूँ वो डिफरेंस है। तो क्रिप्टो में बहुत सारी क्रिप्टोज होती हैं, राइट। एक होती है कि बिटकॉइन, इथेरियम वगैरह, ये इन्वेस्टमेंट एसेट है, एसेट क्लास, एक नई टाइप की एसेट क्लास, जैसे शेयर मार्केट होता है, ठीक, उसको उस तरीके से देखना चाहिए। करेंसी जो है ना, कि इंडियन रुपीज़ को चेंज कर देगी बिटकॉइन, वो मुझे लगता है वो प्रैक्टिकली फीजिबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। बिकॉज एक तो ये ऊपर नीचे होता है, करेंसी फ्लैट होती है। लाइक अगर मैं आपको एक मर्चेंट को 100 रुपये दे रहा हूँ, तो आपको 100 रुपये ही चाहिए, तो कल भी 100 थे, आज भी 100 है, कल भी 100 ही रहेंगे। वो हाँ। दूसरा, इसमें जो फीस नहीं लगनी चाहिए, गैस फी। हाँ, अब बिटकॉइन इथेरियम में गैस फीस लगती है, हाँ, राइट। गैस फी मतलब आप ऐसा थोड़ा ना 100 रुपये दिया तो आपको 99.99 मिल रहे हैं। हाँ, सही बात है, राइट। लेने में एक तो पैसा कम नहीं होगा। अपना इंडियन रुपीज US डॉलर चलते रहेंगे इवन फॉर, और गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट की वो पावर है टू कंट्रोल मॉनेटरी स्टेबिलिटी, राइट। तो वो चलती रहेगी। ये जो चीज़ है, ये नए नए यूज केसेस ओपन करेगी। जैसे कंट्री में शेयर मार्केट होता है, राइट, ऐसे क्रिप्टो में भी मार्केट खुल सकते हैं, और इवेंचुअली खुल सकते हैं, बिल्कुल, व्हाई नॉट। तो दोनों, ऐसा नहीं कि ये रिप्लेस करेगा, दिस इज एन एडिशन ऑन टॉप ऑफ इकोनॉमी टू मेक इट मोर एफिशिएंट। अगर मान लो मैं ग्लोबली कहीं से पैसे मंगवा रहा हूँ, तो वहाँ पे US डॉलर बिकेगा, यहाँ पे इंडियन रुपीज़ आएगा, बट जो रेल्स यूज होंगी वो क्रिप्टो के रेल्स यूज सकती हैं, ताकि पैसा मेरे को इमीडिएटली मिले, विदाउट एनी कॉस्ट मिले, रियल टाइम में मिले। बीच में ब्रोकर्स ना हो जो मेरा पैसा फीस लें 5-5%, 2-3 दिन 5-5% ना खाएं, 3 दिन बाद पैसा ना है। अभी मैं एक रेमिटेंस कर रहा था, मुझे 7 दिन रुला लिया बैंक ने, 7 दिन। बैंक्स सैटरडे संडे क्यों बंद होते हैं? ऐसा अपना पैसा तो नहीं बंद होना चाहिए ना सैटरडे संडे। यू अल्टीमेटली वांट अ सिस्टम विच रन्स 24/7, इंटरनेट 24/7। तो उसके अंदर एफिशिएंसी बढ़ाता है ये टेक्नोलॉजी। अब इसको आप किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हो। मुझे लगता है कि ये टेक्नोलॉजी यूज़ करके नई नई चीज़ें क्रिएट होंगी, नए नए एप्लीकेशंस क्रिएट होंगे। जैसे इंटरनेट पे नए नए एप्लीकेशंस क्रिएट हुए हैं, तो वहाँ पे काम आता है। इट्स नॉट ओनली लिमिटेड कि यार मैं पैसा ही, इसको मैं पेमेंट की तरह देखूँ। पेमेंट इज वन ऑफ द यूज केस विच इज ऑफ कोर्स गवर्नमेंट विल डिसाइड रेगुलेशंस ऑफ दैट, बट देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स जो ओपन अप होंगी। इंटरेस्टिंग। हाँ, both have, as investments, gold and Bitcoin both have their advantage. Gold has long history of retaining its value over time, but buying or selling the physical precious नहीं, मेरे को as इसमें एक बार खोली हुई लिंक खोल, इसमें नीचे कहीं डिफरेंसेस आ रहे हैं इसके? इसमें एक बार इमेजेस पे जाओ, इमेजेस पे जा, बैक कर, करेंसी कंपैरिजन हटा दो, गोल्ड एंड बिटकॉइन कंपैरिजन देखो, क्योंकि करेंसी तो कोई है ही नहीं ना, इधर करेंसी नहीं है, स्टोर ऑफ वैल्यू है। एक्चुअली इट्स अ वेरी गुड डिफरेंस, करेंसी और स्टोर वैल्यू। लेफ्ट पे ये जो थर्ड नंबर पे रेड वाले, हाँ, खोलना। इसमें देखो अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, हाँ, ठीक है। तो गोल्ड का जो हिस्ट्री है, हज़ारों साल का है, वो है। बाकी अदरवाइज सब चीज़ों में ना आप देखोगे डिविजिबिलिटी में हाई है,
पोर्टेबिलिटी में हाई है, काउंटरफीट रेजिस्टेंस, हिस्ट्री, स्कैरसिटी में ज़्यादा स्कैर्स है, लिमिटेड सप्लाई, गोल्ड की अननोन सप्लाई है। तो ये सारे कंपैरिजन है कि बस रेगुलेटरी लेवल पे बिटकॉइन अभी भी मीडियम है और गोल्ड बहुत हाई है रेगुलेटरी कि मतलब क्योंकि सरकार होल्ड करती है, सरकार। बट बाय द वे अभी यूएस में ट्रम्प इलेक्शन हुए हैं ना, तो यूएस गवर्नमेंट इवैल्यूएट कर रही है कि यूएस गवर्नमेंट होल्ड करेगी बिटकॉइन। आपने पढ़ा है? नहीं अभी नहीं मेरे को पता। तो यूएस गवर्नमेंट इज लुकिंग एट बिटकॉइन एज अ स्ट्रेटेजिक रिजर्व एसेट, मतलब यूएस डॉलर को स्ट्रेंथन करने के लिए। अभी यूएस डॉलर की थोड़ी मतलब हालत खराब है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए और गवर्नमेंट इवैल्यूएट करेगी हम बिटकॉइन को होल्ड करेंगे एज अ स्ट्रेटेजिक रिजर्व एसेट। आप सर्च करो उसमें तो बिटकॉइन। तो ये सब चीजें जब चल रही है ना, तो रेगुलेशन भी धीरे धीरे बढ़ेगा, तब फिर आपका बिटकॉइन और पॉपुलर होगा। अभी स्टिल अर्ली है, still early. हाँ, still early. अच्छा, I don't want to ask for investment advice on a podcast, but I don't give. no. हम कैमरा ऑफ करके, but you know why I'm asking? Yeah. Is because see this story, anybody जिसने थोड़ा सा भी अपना दिमाग दुनिया की दीन दुनिया में क्या चल रहा है पे लगाया, उसको पता है कि 2008 एक प्रॉपर शॉक टू द सिस्टम था। जब 1920s 30s में द ग्रेट डिप्रेशन जैसे 1929 में शुरू हुआ था, जब वो आया था, तो मेरे को याद है उसके बाद ना सारे इकोनॉमिस्ट कहीं असेंबल होते हैं मिड 1930s में और डिस्कस करते हैं क्या करना है दुनिया की इकोनॉमी चलाने का। तो एक आदमी कहता है भाई कोई टेंशन नहीं है, इन द लॉन्ग रन इट विल वर्क, इन द लॉन्ग रन आप इकोनॉमी विल करेक्ट इटसेल्फ। तब एक बहुत फेमस लाइन जॉन मेनट कीन्स करके एक इकोनॉमिस्ट है, कीन्सियन नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहते हैं उसके स्कूल को, उसने बोला था बट ऑल्सो इन द लॉन्ग रन एवरीबडी इज डेड, कि तू लॉन्ग रन में हम फिक्स नहीं करेंगे, हम इंजेक्शंस डालेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू, फिस्कल पॉलिसी के थ्रू, इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे करेंगे, आर्टिफिशियल इंजेक्ट करेंगे कैपिटल, जिससे जो है वापस इकोनॉमी खड़ी हो। और तब से हमें लगा था हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमी अपने आप चलती है। फिर 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस होता है, सब लोग कहते हैं ओ माय गॉड ये ठीक नहीं हुआ है। इनफैक्ट जो अमेरिका की प्रॉब्लम है वो स्पेन, ग्रीस, चाइना, इन सबको आउटसोर्स्ड है, इवन दो उनके फाइनेंशियल मार्केट्स कोलैप्स नहीं करें, बट ये लोग भरेंगे, इनके इन्वेस्टर भरेंगे। और एक लो ट्रस्ट एनवायरनमेंट था, बिकॉज ऐसा हो रहा था कि कुछ रियल एस्टेट डेवलपमेंट बॉन्ड्स थे जो इतने वैल्यूबल थे नहीं, पर उनको उस वैल्यू पे बेचा जा रहा था। तो इट वाज अ स्कैम, इट वाज करप्शन, इट वाज अ फेलियर ऑफ मार्केट्स, इट वाज अ फेलियर ऑफ इकोनॉमिक्स एज वी अंडरस्टूड, एंड देन इट वाज अ फेलियर ऑफ करेंसीज एज वी अंडरस्टूड। आपने मेरे को बताया तब उसके बाद एक आदमी आता है सतोशी नाकामोटो, हु इज स्टिल अ मिस्ट्री, वी डोंट नो। आजकल न्यूज़ चल रही है जैक डोर्सी है, आपने देखा है? वो नहीं है जैक डोर्सी, आर यू श्योर? मतलब nobody is sure, but sure, I've thought about it a lot. So, and who do you think is it? No, I don't know. You don't I think know. it's a I mean like there are conspiracy theories, but it is from my interaction, I think it's group of scientists and cryptographers who have come up with this after we've been thinking of. So encryption, cryptography is not a new subject. वो काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, राइट? बहुत सारे मूवमेंट्स भी चले हैं इसके बारे में, बट जब ये सब हुआ ना 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुई, तो 2009 में बिटकॉइन का वाइट पेपर रिलीज हुआ 2008 में, और 2009 में पहला बिटकॉइन माइन हुआ। वाइट पेपर सर्च करो, सॉरी प्लीज। हाँ, तो 2009 में पहला बिटकॉइन माइन हुआ, बिकॉज उस टाइम पे इसकी रियलाइजेशन काफ़ी हाई थी। अब वो कौन था वो उसके बाद पता ही नहीं है, गायब हो गए, या आई डोंट नो वो जिंदा है कि नहीं है। हाँ, बट ऑल ऑफ दैट इज एक ट्रांजैक्शन उन्होंने करी है अपने वॉलेट से टोटल, है ना, बस वही ट्रेसेबल है कि एक ट्रांजैक्शन इस आदमी ने करी है कैलिफोर्निया से कभी, उसके अलावा कुछ नहीं पता इनके बारे में। कुछ नहीं पता। अभी एक डॉक्यूमेंट्री आई थी तो मैंने पूरी देखी, पर वो भी कुछ नहीं पता लगा होगा। बट वो जरूरी भी, अगर पता होता, मतलब इफ यू नो देन द सिस्टम वुड नॉट बी एज बिग। अग्रीड। आप भरोसा नहीं करते ना, आप बोलते यार ये बंदा है, हाँ, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। तो जितना डिसेंट्रलाइज होगा, जितना ज्यादा कम्युनिटी ड्रिवन होगा, जितना ग्राउंड अप होगा, उतना ज्यादा बेटर है। हाँ, सो दैट इज माय क्वेश्चन कि ऐसा क्या अपग्रेडेशन है इन द क्रिप्टोग्राफिक, crypto currency is not something you work with, crypto world, Bitcoin world, from their Ethereum world, that is more or differently trustable than classic currencies? ट्रेडिशनल करेंसी से या ट्रेडिशनल फाइनेंशियल मार्केट से इसमें ऐसा अलग क्या है कि इसका ट्रस्ट हाई है? सो बेसिकली करेंसी वाला एक तो जो आपको बता दिया मैंने, बट नॉर्मली देखो, मतलब एनीथिंग, दुनिया हमेशा एफिशिएंसी की तरफ जाती है, ठीक है, एवरीथिंग मूव्स टुवर्ड्स एफिशिएंसी। क्रिप्टो in my opinion is fundamentally lot more efficient, right, in terms of cost, in terms of time, like instant transactions होते हैं, speed है, cheap है, highly inclusive है, inclusive in the sense कि यार ये चीज़ ना इंटरनेट पे है, तो मेरे पास अगर मेरे गांव में बैंक नहीं भी होगा तो भी मैं इस दुनिया में आ सकता हूँ। मेरे को मोबाइल फ़ोन चाहिए और एक इंटरनेट चाहिए, मैं अपना वॉलेट बनाऊंगा, ठीक है, और उसमें मैं ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ।
All I need is an internet connection and a device. That's all I need. I get it. तो वेरी वेरी इंक्लूसिव, ठीक है, अफोर्डेबल है, मतलब ऐसा नहीं यू कैन आप ₹1 का सामान खरीद लो, कुछ भी कोई कर फर्क नहीं सकते हो पड़ता, हाँ, आपको कोई मतलब यूनिट नहीं इंक्लूसिव है। है, चीप है, एफिशिएंट है, राइट, हाईली स्केलेबल है, ट्रस्टवर्दी है, और द ब्यूटी इज दैट यू ट्रूली कंट्रोल इटसेल्फ। लाइक जो भी है ना, फॉर एग्जांपल वन ऑफ द बिगेस्ट आहा मोमेंट फॉर मी वाज जब मैंने एथेरियम अपने वॉलेट में रखा, तो मैंने कहा यार ये चीज़ ऐसी है कि नाउ इट इज़ माई ओन। आप जो अपना पैसा होल्ड करते हो बैंक अकाउंट में, एनीवे मतलब आई डोंट, दैट्स अ डिफरेंट एनालॉजी, बट फॉर एग्जांपल इट्स स्टिल कस्टडी Of the bank. in bank. Yes. Tomorrow if bank goes bust, your funds are not safe, right? But in wallet, specifically in wallet, when you have it, it is completely in your control, in your custody, unless, so those are some of the things that it unlocks for you. For example, any data that, any interaction that you do in blockchain is yours. For example, आप कुछ भी इंटरनेट पर सर्च करो तो आपका डेटा कंपनीज यूज करती हैं, फेसबुक यूज करती है, गूगल यूज करती है, उसको मोनेटाइज करती है, बट अगर मैं ब्लॉकचेन पे जाऊं तो मेरा डेटा कोई ऐसे यूज नहीं कर सकता। देयर इज नो कंपनी विच इज देयर टू एक्सट्रैक्ट माई इन्फॉर्मेशन, राइट, माई ट्रांजेक्शंस, माई एक्टिविटी आर माई ओन। सो ऑल ऑफ दोज प्रॉपर्टीज इंसान खुद अपने वो उसके खुद की होती है, तो इससे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एनीथिंग ऑन इंटरनेट, लाइक यू हैव योर ट्विटर अकाउंट, राइट, वो ट्विटर अकाउंट जरूरी थोड़ा आपके पास 30 साल रहेगा, जब तक ट्विटर कंपनी है तब तक आपके पास वो रहेगा, इट्स अ रेंटेड, सो यू टेक्निकली रेंटेड इट फ्रॉम ट्विटर, right? But here whatever you do, you own it, right? It's like living in a rented house versus your own house. Sure. तो इसीलिए मेरे को वो सब properties काफ़ी powerful लगती हैं, that those fundamental properties make this technology lot more efficient, lot more powerful than the traditional systems. So you said the world moves towards efficiency and speed. I agree that there is that the fungibility aspect की, ठीक है, ये समझ गया. Don't you think there's also an inefficiency in the sense कि लीकेजेस ज़्यादा है? Like जैसे मैं एक बंदे की बात सुन रहा था, उसने 2008, 9, 10 में एक हार्ड ड्राइव पे 1000 बिटकॉइन लेके रख लिए, तब कुछ नहीं, पेनीज पे था. अब वो हार्ड ड्राइव खो गई, और उसने अब क्या करा है, वो लैंड खरीद लिया, उस हार्ड ड्राइव को डिग अप करेगा, वापस रिवायर करेगा, किसी तरीके से एक्सट्रैक्ट करेगा. नाउ effectively if you had 100 bitcoin at 100K valuation, he's losing $100 million or $10 million or something like that, right? That's $10 million of wealth lost. Yeah. And that happens अगर आपने थोड़ा सा भी wallet address गलत डाल दिया, कुछ भी कर दिया, थोड़ा सा भी गड़बड़ हो गई. There have been historical cases of exchanges going bust or getting hacked, FTX being scammed. Like there is a way in which leakages exist that could completely collapse financial situations for people. Is that not a real risk? No, that's also a real risk. This space is early and these are the risks, because स्पेस नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, तो ये सब चीज़ें होती हैं. बट कोई भी नया मार्केट होता है ना, एनी न्यू इंडस्ट्री, एनी न्यू कैटेगरी, एनी न्यू एसेट क्लास जो आती है, उसकी साइकिल होती है. अब इंडियन स्टॉक मार्केट में पहले डीमैट अकाउंट नहीं होता था, पेपर पे मिलते थे, आपने खो दिया तो गया, वो भी वो भी तो जाता था ना. बट आज जाके धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई है, वैसे वैसे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, राइट. तो हर मैं एग्री करता हूँ कि क्रिप्टो में काफ़ी सारे रिस्क भी हैं, मतलब काफ़ी स्पेकुलेशन होता है, बहुत सारे स्कैम्स भी हैं, बट ये जर्नी है. पहले स्पेकुलेशन होता है, फिर स्कैम्स होते हैं, फिर करेक्शन होता है, फिर लोग वीड आउट होते हैं सिस्टम से, एंड देन एडॉप्शन आता है. तो सेम इंटरनेट में भी हुआ है. इंटरनेट में भी काफ़ी गंदी चीज़ें चलती थी जब इंटरनेट नया नया आया था. आज जाके यूटिलिटीज़ वगैरह हो रही हैं, तो इसमें टाइम लगता है. तो ये टेक्नोलॉजी में भी उस फेज़ में है. तो इट्स स्टिल अर्ली. ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम्स जो आप बता रहे हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, बट वो रेगुलेशन के साथ, आने वाले टाइम के साथ, जैसे जैसे लोग आएंगे इसमें, वैसे वैसे लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, फिर ये इंडस्ट्री बड़ी होगी. तो फॉर इंस्टेंस जैसे the first time I heard Bitcoin was when Silk Route became prominent. जब वो क्या नाम है, अल्ब्रेक्ट, रॉस अल्ब्रेक्ट, हाँ, जब वो जेल में हुई उसको, तब हमें पता लगा, अरे भाई ये चलता है, यहाँ पे लोग वेपन्स भी खरीद सकते हैं, ड्रग्स भी खरीद सकते हैं, और ये सब जो ट्रांजैक्शंस हैं ये क्रिप्टोज में हो रहा है. पहले होते थे यार. हाँ, एंड दैट वाज लाइक अ स्केयर. आप समझ रहे हो, you're like, भाई मेरे को नहीं चाहिए इस सबसे कुछ लेना देना. सही बात है. I remember there were articles tracing how bitcoins being funneled into Afghanistan. मतलब आप समझ रहे हो, फुल ही एक हाइप बन गया था. So you think that's just cyclical, कि वो वीड आउट हो जाएगा? No, cyclical नहीं, वो पहले होता था. So in 2011, 2012, 2013 that was the first use case, और जो क्रिप्टो यूज होता था वहाँ पे. धीरे धीरे लोगों को रियलाइज हुआ कि यार इसमें तो ट्रेसेबिलिटी फुल है. अगर मैंने कुछ भी किया तो मेरा पूरा जो रिकॉर्ड है ट्रांजेक्शन का, वो ट्रेस लाइफ टाइम इंटरनेट पे है अब, क्योंकि ब्लॉकचेन पे इम्यूटेबल लेजर में रिकॉर्डेड होता है. अगर आपने किसी एड्रेस से किसी एड्रेस में गया, तो पहले चलता था, बट अब नहीं होता वो इतना, क्योंकि अब इतने ज़्यादा चेक्स लग गए हैं, इतने ज़्यादा कंप्लायंस सिस्टम लग गए हैं, KYCs लग गए हैं ना, तो अब वो बहुत कम होता है, मतलब इट्स नेग्लिजिबल. अच्छा, मतलब आप कर ही नहीं सकते, टेक्निकली कर सकते हो, बट पकड़े जाओगे. बट योर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कॉट इज वे हायर
देन यू डू इट इन कैश और यू इन एनी अदर सिस्टम, बिकॉज ये तो पूरा ट्रेसेबल सिस्टम है ना इंटरनेट पे, कोई भी देख सकता है। ठीक तो बात। अब कोई गलत काम करने के लिए क्रिप्टो का यूज कर सकता है, बट कोई स्मार्ट बंदा नहीं यूज करेगा, क्योंकि उसको पता है कि यार मैं नॉर्मल सिस्टम में जाऊंगा ना, वहां तो मैं बच सकता हूँ क्योंकि ट्रेस नहीं है। कैश दूंगा, मैंने आपको 1000 रुपये कैश दिया, कोई ट्रेस नहीं है, बट यहाँ पे तो ट्रेस रहेगा और कभी भी, और वो पूरा ट्रेस ना ब्लॉकचेन पे पता चलता है, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, ये यहाँ से मूव किया, ये यहाँ से मूव किया, ये यहाँ से यहाँ गया, एड्रेस पे पूरा ट्रेस होता है। कोई इज देयर एन इमेज वी कैन सर्च टू सी कैसे दिखता है? हाँ श्योर, क्या सर्च करें? आप अगर जाएंगे ना ईथर स्कैन पे जाओ, ईथर स्कैन पे कोई भी एड्रेस डाल के देखोगे ना, तो जैसे अगर आप देखोगे बायबिट पे भी हैक हुआ, ठीक है, बायबिट इज अ एक्सचेंज, हाँ एक्सचेंज पे हैक हुआ। उसमें जब हैक हुआ उसके बाद कौन कौन से एड्रेस पे कितना कितना पैसा गया है, कितना पड़ा है, वो पूरा आपको इंटरनेट पे दिखेगा, आप देख सकते हो। और यू आर टेलिंग मी कि तो उस एवरी ट्रांजेक्शन राइट फ्रॉम बिटकॉइन का ट्रांजेक्शन राइट फ्रॉम जेनेसिस ब्लॉक, जब वो पहला ब्लॉक माइन हुआ था, जितने भी माइन हुए हैं उसके बाद कहाँ, ये देखो ये पूरा दिखता है, ये इस वॉलेट में गए हैं। हाँ, ये नोड्स वॉलेट्स हैं। ये नोड्स जो है ना, हाँ, ये अलग अलग एड्रेसेस हैं, हाँ, है ना, उसमें आपको स्टार्टिंग और वो दिखाता है कहाँ से कितना गया, कैसे कंसोलिडेट हुआ, ये पूरा ग्राफ दिखता है। ये तो पूरा ग्राफ ही दिखा दिया पूरा इसने ग्राफ, और ये दिखता रहेगा, रियल टाइम में अपडेट भी होता है कि ये इतने सारे जो है दे ऑल केम टू अ हॉट वॉलेट। हाँ, उस हॉट वॉलेट में गए, उस हॉट वॉलेट से कहाँ गए वो पूरा पकड़ता। तो किसी गलत इंसान के लिए तो कितना मतलब इट्स रिस्की, इट्स सो रिस्की, व्हाई वुड समवन डू दैट? एंड everyone on the internet can actually see who you are, sorry, where are you, कितने फंड्स हैं, किस एड्रेस पे कितने पड़े हैं। सो दिस हॉट, जैसे मान लो ये जो वॉलेट ट्रेस हो गए, हमें वॉलेट की ओनरशिप तो नहीं ट्रेस होती होगी? ओनरशिप नहीं पता चलती, ओनरशिप के नोड्स होते हैं, जैसे एक्सचेंजेस हैं, अब एक्सचेंजेस जैसे कोइनबेस सारा केवाईसी करता है, तो हमें पता है, तो ये एड्रेसेस ब्लैकलिस्ट हो जाते हैं, तो कहीं भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते आप। अच्छा, तो पैसा बेच ही नहीं पाओगे। अब बेचने का तरीका क्या आता है, फिर कैश वगैरह वो गलत तरीके यूज करते हैं, तो वो एक लीकेज पॉइंट है, क्योंकि वहां पे फिर आप ट्रेस नहीं कर सकते कि अगर किसी ने अपनी होल्डिंग्स जो ब्लैक लिस्टेड है अदरवाइज, हाँ, वो वॉलेट किसी को बेच दिया फॉर कैश, हाँ, या फिर किसी को ट्रांसफर कर दिया फॉर कैश, क्योंकि हाँ, कैश के बाद का सिस्टम ट्रेस नहीं होता, उसका ऐसा कुछ नहीं मिलेगा मैंने किसको कितना कैश दिया। तो ये एक्चुअली प्रॉपर्टी है ब्लॉकचेन की, कि ये ओपन ट्रांसपेरेंट सिस्टम है जिसमें आप फ्रॉड एक्टर्स को रोक सकते हो इफ यू नो हाउ टू यूज दिस वेल। तो इवेंचुअली फाइनेंशियल सिस्टम्स ना चाहते हैं कि हमें पूरा पता चले। बैंक ट्रांजैक्शन में ऐसा था नहीं, तो यूएस में बैंक सीक्रेसी एक्ट, अगेन नॉट गोइंग इनटू टेक्निकल्स, बट बैंक सीक्रेसी एक्ट आपने सुना होगा, वो बनाया। हाँ, तो बैंक सीक्रेसी एक्ट में ये होता है कि आप दो बैंक अकाउंट के बीच में डेटा ट्रांसफर होता है। अब यहाँ पे तो गिवन है, यू नो, अच्छा ये एड्रेस है, कितना पैसा गया है या कितना वैल्यू गया है और कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है, ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो बेसिकली द पॉइंट इज कि अगर आप डेटा से देखेंगे तो ऐसा नहीं क्रिप्टो में इलिसिट एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं, पर नॉर्मल फिएट करेंसी में भी होती हैं, ज़्यादा होती होंगी, उसमें ज़्यादा होती हैं। डॉलर वैल्यू भी बहुत ज़्यादा आता है, परसेंटेज भी ज़्यादा होता है, बिकॉज वहाँ पे ट्रेस करना मुश्किल है, वहाँ पे ये ट्रांसपेरेंसी अवेलेबल नहीं है, तो लोग ये नहीं समझते हैं। यहाँ पे ये पूरी सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंटली अवेलेबल हैं, तो अगर कुछ भी गलत काम होता है ना यूएस में, बहुत चीज़ों के बहुत सारे पकड़े गए हैं, तो गवर्नमेंट आज नहीं तो कल जैसे ही वो फंड मूव करता है तो धर लेते हैं उसको, तो फिर इजी होता है कैच करना। इंटरेस्टिंग। टू बैड एक्टर्स कैच करना आसान होता है रिलेटिवली, उसमें टाइम लगता है, बट देर आर मेथड्स एंड टेक्नोलॉजीज अवेलेबल वेयर यू कैन कैच दोज बैड एक्टर्स। तो कोई भी, ये जो सारी चीज़ें पहले चलती थी बट अब कोई नहीं करता, क्योंकि अब लोग भी समझदार हो गए हैं। सारे बैड एक्टर्स अब कोई लोग प्रेफर नहीं करना चाहेंगे, बिकॉज whenever it touches an exchange or whenever it touches a party जहाँ पे KYC लिंक होता है, there you can backtrack it and know who the person is. तो मतलब to a great extent governments will rely on people like you, because आपके पास जो last piece of information है, wallet to KYC का जो लिंक है वो आप लोगों के पास है, हाँ, that is data you maintain। और अगर कभी भी if the government becomes aware of anything that is illegal, unethical, whatever, then they will come to you, be like, मेरे को tell me who this person is, so we can are reporting prosecute entities under Ministry of Finance, FIU। तो जो CoinDCX है और ऐसे अदर exchanges हैं इंडिया के, we are obligated right to comply with lot of those AML KYC guidelines। तो ये हमें करना पड़ता है। Is this recent legislation? This is, yeah, I mean it's been 1.5 2 years। हाँ, 2 साल हो गए, 2 साल हो गए कि अब आप हमारे साथ KYC पार्टनरशिप ग्रेजुअली, बिकॉज अभी 3 साल पहले नहीं था, 3 साल पहले तो रिजेक्शन था। हाँ, मतलब ये ना चीज़ें इवॉल्व होती हैं। सो माय पॉइंट इज कि आज ये टेक्नोलॉजी को अपन इग्नोर कर सकते हैं, बट इवेंचुअली ये जो जर्नी डायरेक्शन है ना, ये उसी डायरेक्शन में जा रहा है कि दिस विल ग्रेजुअली बिकम मेन स्ट्रीम। अब इसमें 10 साल लग सकते हैं, 5 साल लग सकते हैं, बट इवेंचुअली स्टेप बाय स्टेप ऐसा हो रहा है। आई थिंक काफी अनडेनाइबल बात है। हाँ, 10 साल पहले आप 5 साल पहले क्रिप्टो अपनी होल्डिंग डिक्लेयर नहीं कर सकते थे इनकम टैक्स में, बट आज आप कर सकते हो।
हाँ अलग से डिफाइन किया गया है कि हाँ ये क्रिप्टो एसेट होल्डिंग्स है, इतने में बिटकॉइन होल्ड करता हूँ, इस पर इतना टैक्स बनता है, गवर्नमेंट को टैक्स पे कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे होती हैं। आई थिंक मेरे को एक्सपोजर है, लकीली मेरे को अंडरस्टैंडिंग भी है कि ब्लॉकचेन किस तरीके से ऑपरेट करता है। ऑल्दो माय अंडरस्टैंडिंग इज ऑल्सो कि दिस सब्जेक्ट क्रिप्टोग्राफी, ब्लॉकचेन, डिसेंट्रलाइज्ड लेजर्स, ये इतना ट्रिकी है, इसमें इतने लेयर्स हैं कि एक नॉन टेक आदमी शायद पूरी बात तो नहीं समझ सकता। बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया। टेल मी इफ आई एम अंडरस्टैंडिंग दिस करेक्टली। अगर किसी भी चीज को वैलिडेट करने के लिए आपको अथॉरिटी चाहिए, क्योंकि आप बिना अथॉरिटी के किस चीज की वैल्यू डिसाइड नहीं कर सकते चार आदमी मिलके। तो अभी हमारे पैसे को फॉर इंस्टेंस सरकार वैलिडेट कर देती है, मेरे घर के पेपरों को तहसीलदार वैलिडेट कर देता है ना। पर अभी मैं एक इंसान के पास जाता हूं, अब उस एक इंसान पे डिपेंडेंस मेरी बहुत ज्यादा है। जैसे हम बात कर रहे थे यूएस में, अगर यूएस गवर्नमेंट पे डिपेंडेंस है तो यूएस डॉलर पे डिपेंडेंस है, यूएस डॉलर की किसी चीज पे डिपेंडेंस नहीं है। तो इट इज आप कीप गोइंग अंटिल यू फाइंड नथिंग। ब्लॉकचेन क्या करता है? ब्लॉकचेन कहता है डिपेंडेंस एक इंसान पे नहीं, एक सिस्टम पे, और वो सिस्टम सबके पास कॉमन है। सबके पास एक लेजर बुक है, जहां जो ट्रांजैक्शन होगी वो सब लेजर्स में छप जाएगी। अगर वो किसी भी एक लेजर में नहीं है, मतलब कुछ गड़बड़ है। तो आपने बेसिकली ट्रस्ट कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज कर दिया अक्रॉस मल्टीपल नोड्स। कितने नोड्स होंगे? इतने बहुत है, लाखों में नोड्स हैं, और कभी भी कोई ट्रांजैक्शन होती है वो सब जगह छप जाती है। तो पब्लिकली व्यूएबल डेटा है, पब्लिकली अवेलेबल डेटा है, और हमेशा मैच होगा। अगर मैच नहीं हुआ तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। वो एक्सेप्ट ही नहीं हो। कंसेंसस मैकेनिज्म ऐसा होता है कि जहां पे मैक्सिमम नोड्स जिस पे वो करते हैं, दैट बिकम्स द ट्रुथ। समझा नहीं, मतलब क्या? अच्छा, जो मैक्सिमम नोड्स एक बात कह रहे हैं वो ट्रूथ हो गया, वो ट्रूथ होता है। ठीक है, तो प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस मैकेनिज्म बिटकॉइन में लगता है, राइट। उससे पता चलता है कि हाँ, मतलब दिस इज द रियल ट्रूथ, दिस इज द रियल ट्रांजैक्शन दैट हैज हैपेंड। ठीक है। तो और इसमें कोई अभी लाइक हैकिंग का, या इज देयर नो स्कोप फॉर, बिकॉज सी दैट ये पूरे सिस्टम में हाँ अभी तो नहीं है कोई, अभी फेल प्रूफ है नहीं, क्योंकि 15 साल से चलता आ रहा है। अगर किसी को हैक करना आता तो बिटकॉइन पड़े हैक कर लो। तो फिर एक्सचेंजेस कैसे हैक हो जाते हैं? वो क्योंकि वो ये एक्सचेंजेस तो ये पूरा अपना फंड एक जगह रखते हैं वॉलेट में, वॉलेट्स हैक होते हैं, ये हैक नहीं होता। अच्छा, वॉलेट हैक हो जाता है। हाँ, इसके अंदर जो नोड है, मान लो किसी के पास एसेट्स पड़े हैं, अगर आपने अपना प्राइवेट की किसी को दे दिया है, किसी ने आपका प्राइवेट की चुरा लिया, तो सिस्टम तो अभी भी काम कर रहा है। वो एसेट्स रिस्क पे होते हैं, वो एसेट हैक होते हैं। और क्या रिस्क, व्हाट इज द रिस्क प्रोफाइल लाइक ऑफ दिस नेचर, ऑफ कंप्लीटली इलीगल नेचर? इसमें क्या रिस्क प्रोफाइल है? जैसे मतलब मैं पूछना चाह रहा हूँ, मेरा अगर वॉलेट है, हाँ, और मेरे को पता है एक पब्लिक की होती है, हाँ, वो मेरे वॉलेट के साथ जुड़ी हुई है, मेरे को अपनी एक प्राइवेट की उसके साथ जोड़नी है खोलने के लिए। हाँ, अगर वो प्राइवेट की उठ गई तो मैं गया। पर ये प्राइवेट की हैक करने का स्कोप कितना है मार्केट में? बिकॉज अगर इतने बड़े एक्सचेंजेस ही लुट जाते हैं, हम तो नहीं, वो हैक करना, वो अगर आपकी प्राइवेट की, सो डिक्रिप्ट करना बहुत मुश्किल होता है, हाँ, जनरेट करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा नहीं कि आप उसको कंप्यूटेशन से जनरेट कर सकते हो, नहीं। आपका अगर आपका जो प्राइवेट की है, राइट, वो आपने किसी को दे दिया, या किसी ने चुरा लिया, या फिर समहाउ आपसे एक्सेस ले लिया, तो हैक होता है। अच्छा, मान लो ये वही मैनुअल सिस्टम है कि मैं दोस्ती यारी में मेरे को मिल गया आपका प्राइवेट की कभी, हाँ, या फिर आपने हैक कर लिया, आपका डिवाइस हैक हो गया, सोशल इंजीनियरिंग कर ली, मुझे लगा कि अच्छा ठीक है, या फिर कुछ अलग अलग टेक्निक्स हैं, हैकर्स भी काफ़ी सोफिस्टिकेटेड होते हैं आजकल। तो अगर किसी तरीके से मैंने आपका प्राइवेट की का एक्सेस ले लिया, तो फंड्स पे रिस्क होती है। तो इसका सोल्यूशन हम लोग कैसे करते हैं? हम लोग फंड्स को इंटरनेट से कनेक्ट ही नहीं करते हैं। आप हार्ड ड्राइव्स पे रखते हो? हाँ, मतलब कोल्ड स्टोरेज होता है, राइट, कोल्ड स्टोरेज होता है, और वो भी काफ़ी डाइवर्सिफाइड होता है, अलग अलग रीजन्स में होता है, ताकि कोई सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर ना हो। ठीक है, तो जब इंटरनेट से कनेक्टेड ही नहीं होगा तो कोई हैकर टच भी कैसे करेगा? क्योंकि सारे हैकिंग्स तो ऑनलाइन होती हैं, इंटरनेट पे होती हैं। तो ऐसे टेक्निक्स भी आ गई हैं जिससे आप इसको सेव कर सकते हो। तो जो लोग अडॉप्ट नहीं करते बेस्ट प्रैक्टिसेस, वहाँ पर रिस्क बढ़ जाती है। जो लोग अडॉप्ट करते हैं उन पर रिस्क कम होती है। तो ऐसे सारी चीज़ें हैं जो कि इम्प्लीमेंट करनी पड़ती हैं। बट ये ब्लॉकचेन से लेना देना नहीं है इसका। वो तो गाइज, अगर ये सुन के आपको भी लगा वाओ, मैं भी ऐसे सोचना चाहता हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ ऐसे कैसे सोचते हैं, तो क्या करना है? सब्सक्राइब का बटन, सब्सक्राइब।